हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। आई एम दी ऑथर ऑफ ऋषभ पब्लिकेशन बुक ऑपरेशन रिसर्च फॉर TYBM स्टूडेंट सेमेस्टर 6। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था चिल्ड्रन सिंप्लेक्स मेथड के दो सम। ओके, टू कांस्टेंट के सम किस तरह से सॉल्व करना, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड के कितने कांस्टेंट वाले? तीन कांस्टेंट वाले। कि तीन कांस्टेंट के जब भी सम दिया जाएगा तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चिल्ड्रन कि जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये पार्ट 2 देखिए। ओके, तो चलिए सी, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो सम देखा था, तो ये होगा हमारा तीसरा सम। ओके, नाउ आपको मैंने बताया था कि हमेशा मैक्सिमाइज का ही सम पूछेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज का है सम। ओके, यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, और देखिए ये जो होता है नॉन नेगेटिविटी, ओके, उसके ऊपर जो है तीन इक्वेशन, मतलब तीन कांस्टेंट है। ओके, तो समझ जाने का कि जो सम है वो तीन कांस्टेंट से, तीन कांस्टेंट वाला दिया है, तो उसके हिसाब से हम किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो हमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है इसके अंदर हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। स्लैक वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एस से। तो तीन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो स्लैक 1 आएगा, स्लैक 2 ऐड होगा, स्लैक 3 ऐड होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। लेकिन याद रखना चिल्ड्रन, जब भी आप स्लैक वेरिएबल ऐड करो तो देख लो कि ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट है क्या नहीं। देखो यहाँ पे 3x1 है और 3x3 है, यहाँ पे x2 की कमी है, मतलब x2 यहाँ पे नहीं है। तो पहले हमको इक्वेशन को पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इक्वेशन कर दोगे उसके बाद आप s1 लगाओगे, स्लैक 1। ठीक है, और ये जो साइन है, ठीक है, ये साइन को हटा के, लेस देन और इक्वल टू के साइन को हटा के आप क्या लगाओगे? इक्वल टू। देखो कुछ इस तरह से 3x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 प्लस s1 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये x1 था और ये x3 था, x2 की कमी थी, मैंने x2 ऐड कर दिया, बट उसका कोएफिशिएंट मुझे पता नहीं था, तो कोएफिशिएंट मैंने क्या लिया? 0। ठीक है, उसके बाद ये पहला कांस्टेंट था, इसलिए यहाँ पे मैंने स्लैक 1 ऐड कर दिया, और ये लेस देन इक्वल टू के साइन की जगह क्या डाल दिया मैंने? इक्वल टू के साइन। पक्का पिछले लेक्चर में मैंने ऐसे ही बताया था। अब सेकेंड कांस्टेंट देख लेते हैं, सी x1 है, 2x2 है, 3x3 है और लेस देन इक्वल टू 14 है, मतलब ये जो है बराबर है इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्लैक वेरिएबल 2 को ऐड कर देंगे। ओके, कुछ इस तरह से देखो x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस s2 इज इक्वल टू 14। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? 3x1 प्लस 2x2 ओके लेस देन इक्वल टू 14। यहाँ पे मतलब x3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, x3 खुद ऐड कर देंगे, बट कैसे ऐड करेंगे? 0 लगा के। कोएफिशिएंट हमेशा 0 लगा के ऐड करना, फिर इसके बाद स्लैक वेरिएबल s3 भी ऐड कर देंगे और इसके जगह लगा देंगे इक्वल टू के साइन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस स्लैक वेरिएबल 3 इक्वल टू 14। आई बात समझ में? इस तरह से आपको करना होता है। चेक कर लेना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं, x2 3 x1 x2 x1 x2 s3 ये सब लिखा है क्या नहीं लिखा रहेगा तो फिर आप लोग उसको ऐड कर देना और स्लैक वेरिएबल 1 2 3 करके लाइन बाय लाइन लगा देना। अब उसके बाद हमने कांस्टेंट में कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी क्या करेंगे, हम s1 s2 s3 इसके आगे s1 s2 s3 ऐड कर देंगे, बट कोएफिशिएंट 0 0 0 लगा के ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से देखो x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। आई बात समझ में? ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही आपको ये स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देना है, कोएफिशिएंट 0 0 0 लगा के। क्लियर हो गया? हमने ये पहले लेक्चर में देखा था, तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब क्या करना है, अब हमको टेबल 1 बनाना है। तो टेबल 1 यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जब हम 2 कांस्टेंट का कर रहे थे तो यहाँ पे x1 x2 फिर इसके बाद s1 s2 रहता था, लेकिन ये 3 कांस्टेंट का, तो इसलिए यहाँ पे x1 x2 x3 और स्लैक वेरिएबल भी 3 हो जाएंगे। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे भी s1 s2 s3, यहाँ पे 0 0 0 zj और cj माइनस zj। ओके ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे cj लिखा है। cj में हमको क्या करना होता है, cj में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी वैल्यू लिखनी होती है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 0, फिर आएगा यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। देखो कुछ इस तरह से 1 4 5 0 0 0 है ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो थे हमने क्या करा, उसका कोएफिशिएंट लिख दिया। अब b, ये जो b है, b की जगह पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 22। ठीक है, सबसे पहला, फिर इसके बाद 14, तो यहाँ पे 14 आएगा, फिर इसके बाद ये तीसरे इक्वेशन का 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सब में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो सबसे पहली वैल्यू क्या, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,
फिर उसके बाद क्या लिखा है 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। उसके बाद क्या है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, तो S1 की जगह पे हम लिख देंगे 1। यहाँ पे S2 और S3 नहीं है, तो दोनों में क्या आ जाएगा 0 0। क्लियर हो गया। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी करेंगे। x1 कुछ नहीं है वैल्यू, मतलब 1 आएगा, कोएफिशिएंट इसका 1 होगा। फिर इसके बाद 2 और 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये देखिए। ठीक है, अब S2 लिखा है, मतलब S1 नहीं है और S3 नहीं है, तो S1 नहीं है तो S1 की जगह 0 आ जाएगा। S2 है, यहाँ पे देखो S2 है, तो S2 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे S3 भी नहीं है, तो S3 को क्या लिख देंगे हम 0। क्लियर हो गया। उसी तरह तीसरे इक्वेशन के साथ भी करना है। 3 2 0 आ जाएगा 3, फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, नाउ S3 लिखा है, मतलब S1 S2 नहीं है, तो S1 S2 की जगह पे क्या आएगा 0 और 0, और ये S3 लिखा है, S3 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। क्लियर हो गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब ZJ मैंने क्या बोला था, हिंट क्या दिया था आपको, कैलकुलेट करते मत बैठना। जब भी आपको टेबल 1 दिखे तो ZJ हमेशा क्या हो जाएगा आपका 0। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे सब 0 0 की वैल्यू है, तो लिख देते हैं 0 0 0 0 0 0। अरे क्या है, कुछ भी नहीं है ना। चलो हाँ, तो ZJ आपको समझ में आ गया कैसा। फर्स्ट टेबल 1 में हमेशा ZJ 0 0 0 ही रहेगा। लेकिन याद रखना कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस करो, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस करो, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस करो, फिर सबको करने के बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख दो, तो आंसर आपका 0 ही आएगा। कैसे देखो, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, उसको प्लस करो, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 0, उसको प्लस करो, फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर भी कितना आ गया 0। तो उसी तरह सब में 0 0 0 आ जाएगा। क्लियर। अब CJ माइनस ZJ, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा। ठीक है, अब 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा। ऐसे सब सेम ही आएगा। 5 0 0 0, तो इधर पे भी सेम ही आएगा। देखो 5 ओके 0 0 0, क्यों? बिकॉज 0 से कोई भी चीज़ माइनस करेंगे तो सेम ही आएगा, है ना। अब देखना पड़ता है हमें कि जो हमारा डेल्टा है इसमें CJ माइनस ZJ हमारा नेगेटिव और 0 आ रहा है क्या नहीं। या तो नेगेटिव होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सब 0 तो है लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर CJ माइनस ZJ में जो ग्रेटर नंबर होगा उसको क्या करेंगे, बॉक्स में डाल देते हैं। तो चलिए इसको बॉक्स में डाल देते कुछ इस तरह से, है ना। फिर अब क्या करेंगे, B को इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 22 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7.33। फिर 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.66। फिर 14 को 0 से डिवाइड करने पे आ जाएगा चिल्ड्रन इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं लिखनी होती है 0, यहाँ पे हमें इन्फिनिटी लिखना होता है। या तो आप लिख सकते हो या तो फिर आप ऐसी इन्फिनिटी की साइन बना सकते हो। आई बात समझ में। अब ये तो इन्फिनिटी है तो उसको छोड़ दो। इन दोनों में तो छोटा कौन सा है, अगर 3 आएंगे तो तीनों में तो छोटा कौन सा है वो देखने का, लेकिन ये इन्फिनिटी तो लोग गिन नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों में तो छोटा कौन सा है 4.66, तो क्या करेंगे इसको बॉक्स में डाल देंगे। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा हमारा की रो और ये वाला हो जाएगा हमारा की कॉलम और ये हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। 3 हो जाएगी हमारी की एलिमेंट, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, ये सेम टेबल को लेके आके काम करना है। तो चलो मैंने सेम टेबल ले लिया। अब चिल्ड्रन जब मुझे की रो की कॉलम मिल जाता है, की एलिमेंट मिल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ टेबल 2 बनाता हूँ। तो चलिए टेबल 2 बना देता हूँ। टेबल 2 कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे C सेम रहेगा, S सेम रहेगा, फिर यहाँ पे 0 और S3 सेम रहेगा। ठीक है, बाकी जितने भी ऊपर के वैल्यू है वो सारे सेम रहेंगे। आई बात समझ में। और यहाँ पे ZJ और CJ माइनस ZJ भी सेम रहेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे S2 था और यहाँ पे क्या है X3, तो S2 हमारा लीविंग वेरिएबल हो जाएगा और X3 जो एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, मतलब ये हट आएगा और ये आ जाएगा S2 के जगह पे। तो यहाँ पे मैं S2 के जगह पे किसको लिखूँगा X3। अब X3 लिखा तो उसकी जो वैल्यू है 5 वो भी मुझे यहाँ पे लानी पड़ेगी, तो मैं लेके आ गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जो बॉक्स में की रो में। ठीक है, तो 14 को 3 से, हमेशा की एलिमेंट से ही डिवाइड करना है। 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। देखिए 14 डिवाइड बाई 3। अब चिल्ड्रन क्या था कि जब मैंने आपको 2 कांस्टेंट करवाया था तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट में लिखवाया था। मैंने क्या बताया कि आप अपॉन में भी लिख सकते हो या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो 2 कांस्टेंट में मैंने आपको पॉइंट में रख के बताया था। अब जो हम 3 कांस्टेंट का कर रहे हैं तो मैं अब आपको ना अपॉन में रख के बताऊँगा कि देखो कि ये मेथड को हम अपॉन में रख के सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट मैं आपको एक कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। जब भी आप 2 कांस्टेंट के सम सॉल्व करो तो चाहे उसको अपॉन में रखो चाहे आप पॉइंट में रखो चलेगा, लेकिन जब भी आप 3 कांस्टेंट के सम सॉल्व करो तो मेक श्योर कि आप उसे अपॉन में ही रखो। ऐसा क्यों? बोलेंगे सर
ऐसा क्यों? देखो, जब भी हम टू कांस्टेंट के सम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में रखते हैं तो आंसर फिर भी हमारा बराबर आता है, लेकिन जब हम थ्री कांस्टेंट के सम सॉल्व करते हैं और उसे हम पॉइंट में रखते हैं तो आंसर में स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है। अगर किसी का आंसर 8 आ रहा है तो आपका आंसर 8.02, देखो 0.02 का फ़र्क है बट आंसर हमारा सेम है, तो वैसा आएगा। ठीक है, अगर आपको चलता है तो रख दो, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको चाहिए कि आपका आंसर भी परफेक्ट आए बुक की तरह। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि 3 कांस्टेंट वाला आप जब भी सॉल्व करो तो उसको अपॉन में रखो। ठीक है, अब तो इसीलिए देख लो अपॉन वाला कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट में रखना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब देख लो कि अपॉन में अगर रखेंगे तो किस तरह सॉल्व करते हैं। 1 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 1/3, 2 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आ गया 2/3, 3 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आ गया 1, 0 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आ गया 0, 1 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 1/3, फिर 0 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 0/3। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जो ये पहले रो में था ये तो हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है, न्यू वैल्यू। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, देखो ये 22 है, इसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं? करस्पॉन्डिंग वैल्यू से। फिर ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 22 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4/14/3। तो कैसे करेंगे, देखो सी हम लिख देंगे 22 माइनस, है ना, 22 को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। किससे माइनस कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 3, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 इंटू न्यू वैल्यू सी 3 मल्टीप्लाई बाय 14/3। तो कैसा आएगा आंसर, देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 22 माइनस 14, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। समझ में आया? इस तरह से अपॉन वाले को किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, उसको माइनस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 से, है ना। तो लिख देते हैं 3 माइनस, किससे माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड इंटू न्यू वैल्यू, है ना। ये वाली वैल्यू फाइंड करें तो उसके जगह हम ओल्ड वैल्यू को लिखेंगे, उसको माइनस कर देंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंटू न्यू वैल्यू से। तो देखो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी, तो ओल्ड वैल्यू क्या है 0, तो 0 को 3 से माइनस कर देंगे, फिर ये 3 को मतलब ये 3 और ये 2/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको माइनस करना पड़ेगा 0 से। ये देखो तो 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गई ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे -2। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? उसी तरह जैसे देखो 1 के लिए 3 है, 0 के लिए 3 करस्पॉन्डिंग वैल्यू, 3 के लिए 3, तो उसी तरह 3 के लिए भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। सो 3 को माइनस करना पड़ेगा 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 3 और 1 को पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको माइनस कर देना 3 से। तो आंसर क्या आएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। क्लियर हो गया? उसी तरह 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 ये करना पड़ेगा। तो देखो 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। क्लियर हो गया? उसी तरह 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 सी 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -1। क्लियर हो गया? उसी तरह 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, है ना। देखो 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 0। क्लियर हो गया? समझ में आया किस तरह से करा? अब जिस तरह से मैंने ये S1 फाइंड करा उसी तरह से मैं S3 की वैल्यू भी फाइंड करूँगा। देखो अब चिल्ड्रन देखो ये 14 है, 14 को मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा 0। ठीक है, तो 14 माइनस 0 लिखूंगा, लेकिन 0 को मल्टीप्लाई में किससे करूँगा, यही वैल्यू से करूँगा 14/3 से, जो पहले किया था ना उससे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फिर 14। ओके, जब मैं 14 को माइनस करूँगा 0 मल्टीप्लाई बाय 14/3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। फिर उसके बाद 3 को मैं माइनस करूँगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3। ओके, आई बात समझ में? उसके बाद अब मैं 2 को माइनस कर दूंगा 0 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/3 से,
तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। क्लियर हो? मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ चिल्ड्रन, ओके, वो आप लोग कर लेना, मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली करके बता रहा हूँ। ओके चलो, तो 0 को फिर 0 से ही माइनस करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो हम लिख देते हैं 0। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद सेम 0 को 0 से माइनस करना पड़ेगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो मैं फिर से लिख दूंगा 0। ओके, देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं 0 लिख दूंगा। ओके, उसके बाद 0 को फिर से 0 से माइनस कर दूंगा, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पे 0। क्लियर हो रहा है आपको कैसा करना है मतलब? ओके, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद फिर से 1 को मैं माइनस कर दूंगा 0 से, फिर ये 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से माइनस कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके, तो लिख दिया मैंने 1। क्लियर हो गया? अब जेड कैसा फाइंड होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 0। फिर 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 0। तो देखिए ये 0 ये 0, ठीक है। अब 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, आपको आएगा 5/3, है ना। तो जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें लिख दिया 0, 5 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से तो लिख दिया 5/3, 0 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से तो लिख दिया 0। अब ये 0, 5/3 और ये 0 सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने पे क्या आएगा आपको, 5/3 आएगा। तो इस तरह से ZJ को कैलकुलेट किया जाता है। आप सेम 0 को इससे मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो, 5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो, 0 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस कर दो। फिर ये तीनों वैल्यू को जब आप प्लस कर दोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 10/3। उसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो 0 5 5 ये सबको प्लस करें तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। क्लियर हो गया? उसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 0, 5 उसको प्लस कर दिए, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या हो गया 0, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 0। अब 0 0 0 तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह आपको ये दोनों वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। ठीक है, जब 0 को -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे 5 × 1/3 फिर प्लस करोगे 0 × 0 तो आंसर आ जाएगा 5/3। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 उसको प्लस करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, आंसर भी आ जाएगा आपका 0। क्लियर होगा कैसा करना है? ठीक है, उसके बाद 1 को माइनस करना पड़ेगा 5/3 से, तो आंसर क्या आएगा -2/3। अब बोलेंगे सर ये कैसा है? देखो अब अपने को किसको माइनस करना है, अपने को माइनस करना है 1 को माइनस करना है 5/3 से। कैसे करते हैं, अपॉन वाला सम देख लो। 1 - 5/3, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए चिल्ड्रन 3 को ना 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आंसर आएगा 3, तो हम सेम ही लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 - 5 और ये 3 को भी सेम नीचे कॉपी करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -2/3, तो वही लिखा मैंने -2/3। आई बात समझ में? सेम 4 को माइनस करेंगे 10/3 से तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2/3। 5 को माइनस करेंगे 5 से तो आंसर क्या आएगा 0 0 लिख दिया। 0 को 0 से माइनस करने पे आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद 0 को माइनस करना है 5/3 से तो आंसर कितना आ जाएगा -5/3। फिर उसके बाद 0 को माइनस करना है 0 से, आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर होगा कैसा करना है? बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद देखना है कि हमें कि हमारा जो डेल्टा है वो 0 या फिर नेगेटिव में है क्या नहीं। तो देखो नेगेटिव है 0 है, नेगेटिव है 0 है, लेकिन देखिए ये जो ना ये ना ही नेगेटिव है ना ही 0, ये पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया भाई फिर से अपने को रो और कॉलम बनाना पड़ेगा, एक ही एलिमेंट लेकर आना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। चलो फटाफट करते हैं, अब मैं फटाफट कराऊंगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए अब ये पॉजिटिव में है तो इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद सेम b को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 8 को -2 से करेंगे तो कितना हो गया -4, 14/3 डिवाइड बाय 2/3 तो कितना आ गया 7, 14 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 7। ठीक है, अब देखो नेगेटिव को ना कभी भी आप रेशियो में नहीं डाल सकते। आप बोलोगे सर छोटा तो ये तो उसको हम डाल सकते हैं ना कि रो बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते। रेशियो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये ले लेते हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज़ आई, क्या आई कि दोनों 7 7 है, तो हम कौन सा लेंगे? ये देखो ध्यान देना कि यहाँ पे क्या x3 है, अगर आप इसको की रो में डाल देते हो तो ये अपना लिविंग वेरिएबल हो जाएगा और ये एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, मतलब x3 हट जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको डालते हैं बॉक्स में
तो ये हट जाएगा x3 और क्या आ जाएगा x2। तो उससे क्या होगा, हमको x2 की भी वैल्यू मिल गई और x3 की भी वैल्यू मिल गई, 2 की वैल्यू मिल गई, है ना। बिकॉज हमको यहाँ पे क्या x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। ओके, तो मेरे लिए ना ये करना ज़्यादा ठीक रहेगा, s3 को हटाना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, इन दोनों को बॉक्स में डाल दिया, की कॉलम की रो हो गया और की एलिमेंट मिल गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम टेबल 2 को लेके आगे काम करना पड़ेगा। तो अब देखिए मैंने क्या करा, टेबल 2 को आगे ले लिया। ओके, जब टेबल 2 हमारा प्रिपेयर हो गया और हमें की एलिमेंट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर आगे टेबल बनाएंगे और टेबल बनाएंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। तो टेबल 3 हम बनाएंगे तो टेबल 3 कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। तो देखिए बाकी सब सेम रहेगा, ये सब फिर से सेम रहेगा। ओके, चलिए अब S3 जो हमारा होगा लिविंग वेरिएबल, x2 क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल, तो हो गया x2। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, x3 और x2 की, और वैसा हम करते तो यहाँ पे x3 हट जाता था और यहाँ पे x2 आ जाता था, है ना। तो इसलिए मैंने उसको दूसरे वाले 7 को लिया, इसलिए मैंने ये वाले 7 को बॉक्स में डाला। ठीक है, तो x2 मैंने जब ले लिया तो उसकी वैल्यू भी आएगी 4, तो 4 में यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। उसी तरह ये सारे को मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड करूँगा, की एलिमेंट से। तो 14 को 2 से, 3 को 2 से, 0 को 2 से, है ना। देखो 14 को 2 से करें तो हो गया 7, 3 को 2 से हम करें तो क्या आ गया 3/2, 2 को 2 से किया तो क्या आ गया 1, 0 को 2 से किया तो क्या आ गया 0, 0। फिर उसके बाद ये वाले 0 को भी 2 से करें तो भी 0, ये वाले 0 को भी 2 से करें तो 0, 0, 0 आ जाएंगे, मतलब दोनों में, है ना। उसके बाद 1 को 2 से करें तो कितना हो गया, 1 को ये वाले 2 से करें कितना हो गया 1/2, है ना। मतलब सेम प्रोसीजर को आपको क्या करना है, रिपीट करते जाना है। फिर सेम 8 को माइनस करना पड़ेगा -2 से, फिर ये -2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले क्या, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको माइनस करना पड़ेगा 8 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22। फिर सेम 2 को माइनस करना पड़ेगा -2 × 3/2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। फिर सेम 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके 1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। फिर सेम 0 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से माइनस करना है। ठीक है, तो 0 -2 × 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। फिर 1 -2 × 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। फिर -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। फिर 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ओके, आप लोग करके देख लेना, यहाँ पे मैं करा नहीं रहा। ओके, उसके बाद 14/3 को माइनस करना है 2/3 से और मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 14/3 से माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। फिर इसके बाद 1/3 माइनस 2/3 × 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2/3। फिर सेम 2/3 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। फिर सेम 1 - 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर आ जाएगा 1। फिर 0 - 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। फिर इसके बाद 1/3 इसको माइनस करना है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो पहले 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 1/3 से माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। फिर सेम 0 - 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो फिर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे हम 0 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/3। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना होता है, ZJ किस तरह से फाइंड करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 उसको प्लस करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3 उसको प्लस करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 उसको प्लस करेंगे, फिर तीनों को जो वैल्यू आई थी उसको प्लस करेंगे, तो हमको क्या मिलता है ZJ, तो ये ZJ मिल जाएगा 8/3। उसी तरह मैं सारा कर लेता हूँ। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 5/3, और लास्ट में वैल्यू आएगा हमारा 1/3। आए बस समझ में, क्लियर हो गया। अब 1 को माइनस करना पड़ेगा 8/3 से, तो क्या आएगा -5/3, 4 को माइनस कर दो 4 से, तो आंसर आ जाएगा 0, 5 को माइनस कर दो 5 से, तो हो जाएगा 0, है ना। CJ - ZJ, मतलब CJ को ZJ से माइनस करना है, CJ को ZJ से माइनस करना है, तो 0 - 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 0 - 5/3 तो कितना हो जाएगा -5/3, और 0 - 1/3 तो कितना हो जाएगा -1/3। क्लियर हो गया। अब फिर से हम इसको चेक करेंगे कि ऑप्टिमल है क्या नहीं। देखो माइनस में है 0 0 0 माइनस माइनस, मतलब क्या माइनस में और 0 में, मतलब हम बोल सकते हैं कि अब हमारा समझो सॉल्व हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। तो रेशियो कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। आई बात समझ में। चलिए, तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सम है वो कैसा हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब हम लिख देंगे
सिंस नो पॉजिटिव डेल्टा देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्या मिल गया हमको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। तो अब देख लेते हैं x2 की वैल्यू कितनी है 7, x3 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की कोई वैल्यू है क्या, x1 है ही नहीं, तो x1 की जगह पे भी क्या लिखेंगे 0। देखो x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 7 और x3 इक्वल टू 0 बराबर। अब जो हमें x1 x2 x3 मिला इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 4 x2 प्लस 5 x3, इसमें हम डाल देंगे। तो x1 की जगह पे क्या लिखेंगे 0, x2 की जगह पे क्या लिखेंगे 7 और ये x3 है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखो 0 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है। तो 5 इंटू 0 तो 0 ही होगा, ये 0 ही है। तो 4 7 से कितना होता है, 4 7 से होता है 28। तो आंसर आ गया हमारा 28। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या है, 28। आई बात समझ में। तो इस तरह से सम किया जाता है चिल्ड्रन। ओके कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चिल्ड्रन। ओके डिफिकल्ट लगता है नो, बस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके तो चिल्ड्रन अब ना ये जो सिंप्लेक्स मेथड इसके बहुत सारे केसेस भी है, जैसे डीजेनरेसी के प्रॉब्लम आता है, अल्टरनेट का भी एक प्रॉब्लम आता है ऐसा, ठीक है। बट वो सब आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ लेकिन हम सिंप्लेक्स मेथड का ना केस स्टडी ज़रूर करेंगे। तो अगर हो सका तो मैं आपको केस स्टडी में वो वैसे टाइप के सम, डीजेनरेसी के सम, अल्टरनेट सॉल्यूशन के सम करवा दूंगा। आई बात समझ में। तो हम केस स्टडी कब करने वाले हैं, जब मेरा पूरा बीएमएस का ऑपरेशन रिसर्च का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब हम ट्रांसपोर्टेशन, गेम थ्योरी, जॉब सीक्वेंसिंग, असाइनमेंट है ना, ये सारे हम चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, सारे हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब जाके मैं आपका एक एक चैप्टर का जो चैप्टर से केस स्टडी पूछा जाता है एग्जाम में वो चैप्टर के केस स्टडी में अपलोड कर दूंगा। सम कैसे सॉल्व करना है, केस स्टडी क्या करना है, कैसा करना है, सब बता दूंगा। आई बात समझ में। ऐसा क्यों, बिकॉज जब मैं बाद में अपलोड करूंगा ना तो एक तरफ से ना आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा केस स्टडी भी सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके हमने हमारा जो सिंप्लेक्स मेथड है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपको बस इतना ही करना है, ज़्यादा मत करो, ठीक है। बाकी कुछ जो बच गया हम केस स्टडी में डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, केस स्टडी में आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।